देश के अंदर अभी एफसीआरए का लॉ आया नहीं है, लेकिन क्रैकडाउन पहले ही शुरू हो चुका है। एक ऐसी एजेंसी के ऊपर क्रैकडाउन हुआ जो इलीगल रोहिंग्या को भारत में लाके सेटल इन कर रही थी। एंड कहीं न कहीं अगर आप देखें किस तरह से मतलब ईडी का जो क्रैकडाउन हुआ है, उसके बारे में हमको बात करनी होगी। ना तक कि ये ईडी का क्रैकडाउन के बाद मैं आपको कुछ सोनम वांगचुक के बारे में बताऊँगा कि कुछ वहाँ का भी कनेक्शन है और किस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ लोग नॉर्वे में होके आए हैं। याद है आपको एक वो छोटी-सी जर्नलिस्ट जो नॉर्वे में चूँ-चूँ करती रहती है सारा टाइम? जी हाँ, उसी के पास पहले मिलके आए हैं। तो आइए ज़रा बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। देखिए, ईडी की तरफ से एक क्रैकडाउन मारा गया, उसके अंदर उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली दिल्ली और हरियाणा के अंदर 13 जगहों के ऊपर रेड हुई। 13 जगहों के ऊपर रेड हुई, जहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के सस्पिशन के अंदर ये रेड करी गई। केस बनता है 2024 का उत्तर प्रदेश में एटीएस का एक एफआईआर के बारे में और जहाँ पर इलीगल इमिग्रेशन, फोर्स्ड आइडेंटिटी और इन चीज़ों के ऊपर एक एक उस टाइम पे क्रैकडाउन हुआ था। अब धीरे-धीरे करके वेस्ट बंगाल के चित्रे खुल रहे हैं। अब चित्रे खुल रहे हैं तो और भी चीज़ें दिख रही हैं। इन्वेस्टिगेटर्स को इनिशियली क्या मिला है? इन्वेस्टिगेटर्स को ये मिला है कि साहब यूके से पैसे आते थे। कहाँ से साहब? यूके से। तो यूके से पैसे आते थे 6,000, 8,000, 9,000 रुपए करके छोटे-छोटे अमाउंट्स के अंदर यूके से पैसे आते थे यहाँ पर और वो इनसिग्निफिकेंट लगते हैं छोटे-छोटे अमाउंट्स, बट कहीं न कहीं एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि यही तो मैटर करता है साहब। जब बड़े अमाउंट आते हैं तो कहीं न कहीं वो सिस्टम सिस्टम में फ्लैग हो जाते हैं। छोटे अमाउंट आते हैं तो वो कहीं न कहीं वो यार रेंट के लिए 10,000 रुपए मँगाए थे, मेडिकल असिस्टेंट्स के लिए, वेज के लिए, छोटी-छोटी चीज़ें हमने 10,000, 5,000, 6,000 ये सब चीज़ें मँगाई थी। तो वो जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम से बाहर रहने के लिए ये लोग चीज़ें ये करते हैं। अब ईडी की तरफ से पूरा जो काम चल रहा है कि वहाँ पर किस तरह से ये इलीगल रोहिंग्यास और बांग्लादेशी जो आते थे, इन सबको ना तक कि अकोमोडेशन, बट उसके बाद नौकरियाँ, ई-रिक्शा, लोकल कॉन्ट्रैक्ट और कहीं न कहीं इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन, मतलब उनको पूरी तरह से नौकरियाँ और पूरा तरह से इकोनॉमिकली सेट करने के लिए जिस तरह से यहाँ पर काम किया गया। तो लिंक देखिए, ठीक है जी, पहले तो फॉरेन डोनर है, एफसीआरए रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, लेयर्ड स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं, छोटी-छोटी सी आ रही हैं। इसके अंदर कनेक्टेड है भाई बॉर्डर फैसिलिटेटर, उसके बाद कनेक्टेड है फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स का गेम, उसके बाद कनेक्टेड है यहाँ पर पूरा इकोसिस्टम बनाना जिस तरह से यहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी को रखा जाए। तो ये कोई सिंपल सा इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं है साहब, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसमें अनडॉक्यूमेंटेड फॉरेन लोगों को भारत में लाया जा रहा है। उनको ना तक की चीज़ें दी जाती हैं, उनको पूरी तरह से यहाँ पर रखा जाता है और इंटीग्रेट किया जाता है। अब देखिए इसके साथ-साथ यूपी एटीएस ने भी कुछ रेड्स करी, ठीक है जी। उन्होंने रेड्स करी जाके लोकल पुलिस के साथ 24 परगनास में एक कांग्रेस के तृणमूल कांग्रेस के एक लीडर के ऊपर, ठीक है जी। अब वो लीडर के ऊपर रेड हुई, लीडर का नाम है अब्दुल्ला अब्दुल्ला गाज़ी और अब्दुल्ला गज़ी और गाज़ी और व्हाटएवर इट इज़, ठीक है जी। वहाँ पर पता चला कि ये पूरा जो पूरा मतलब ये जो नेटवर्क था, यहाँ पर एक मदरसा के ऊपर आके यहाँ पर रुकता था। इसमें गिल्ट और ये सब चीज़ें तो निकली नहीं, बट काफ़ी जो एक स्ट्रक्चर था वो तो पूरा चीज़ बाहर निकली और उसके बाद फिर गिल्ट एस्टेब्लिश और ये सब चीज़ किया जाएगा। इस मदरसे का नाम खलीज मदरसा था, जो स्टेट रिकॉग्नाइज्ड मदरसा करिकुलम और मदरसा सिस्टम के बाहर काम कर रहा था। खलीज का मतलब ही इंस्टीट्यूशन दैट रेफर फंक्शन इंडिपेंडेंटली, गवर्नमेंट का कोई इसके अंदर रोल वोल नहीं है, तो उसकी तरह से वो काम करते हैं। अब देखिए अनरजिस्टर्ड का मतलब बिल्कुल भी वो रजिस्टर्ड नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं कि इल्लीगल है और ये सब चीज़ें हैं, बट यहाँ पर कहीं न कहीं एक ओवरसाइट तो यहाँ पर आपको दिखती है और आपको पता ही है किस तरह से तृणमूल का वहाँ पर टीएमसी के किस तरह से कार्यकाल के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती थी और उसके हिसाब से आप देखिए फिर क्या-क्या यहाँ पर करा जा रहा था। तो एक रिलिजियस स्कूल था, एक बोर्डिंग फैसिलिटी थी, एक लोकल चैरिटी सेंटर था, एक कंस्ट्रक्शन डोनेशंस आ रहे थे। अब आपको पता ही है कंस्ट्रक्शन डोनेशंस क्या होते हैं, सारे कैश में होते हैं, ठीक है जी। और कंस्ट्रक्शन डोनेशन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि भैया कहीं न कहीं व्हाइट मनी को, ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा रहा है, ठीक है जी। सो दैट दैट एंगल इज़ जस्ट देयर। उसके बाद एक और चीज़ निकली कि 2014 में खड़गगढ़ के अंदर एक ब्लास्ट हुआ था, ठीक है जी। ये ब्लास्ट जमात उल मुजाहिदीन जो बांग्लादेश की है, उसके यहाँ पर नेटवर्क यहाँ पर भारत के अंदर बैठ के ट्रेनिंग वेनिंग कर रहा था और ये सब चीज़ें
यहाँ पर एक मदरसे के अंदर फटी थी और उसमें जो बंदा इम्प्लिकेट हुआ था, जो लोकल कॉन्टैक्ट के हिसाब से, वो तृणमूल का एक लीडर था। ठीक है जी, अहमद शाह इमरान और समथिंग लाइक दैट उसका उसका लीडर था। बाय द वे बाद में वो इनका राज्यसभा का मेंबर बना एंड कहीं न कहीं इनके कैबिनेट के अंदर था। ठीक है? आपको ये समझ में आना चाहिए कि ममता बनर्जी के कैबिनेट के अंदर ये बंदा बैठा हुआ था। अब ख़ैर उसकी तो इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियसली ममता बनर्जी ने पकड़ के रखा हुआ, तो वो आगे आगे गई नहीं, बट कहीं न कहीं अगर आप देखें तो जिस तरह से जो ये नेटवर्क है और जो इकोसिस्टम है, वो क्या-क्या चल रहा है, इट्स नॉट फनी। अब एसवीआरए का एक क्रैकडाउन तो मैंने आपको बताया, इसके बाद मेल्टडाउन तो ओ हो! बाप रे बाप! मिज़ोरम की कांग्रेस कहती है ब्लैक डे, ठीक है जी, आप सबको पता है कुछ चर्चेस के रिप्रेजेंटेटिव्स आके अमित शाह से मिलके गए, उन्होंने बोला कि साहब ऐसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो। अमित शाह ने बोला नहीं, नहीं आपको कोई बात नहीं है, आप ज़रा एक काम करो पहले मेरे से होमवर्क लेके जाओ, जाके मणिपुर में चीज़ें ठीक करके आओ। तो कहीं न कहीं देखिए और आज आपने देखा बाय द वे कि जो लिस्टिंग आई है बिल्स की उसके अंदर तो एफसीआरए का नाम है ही। ठीक है जी, तो एफसीआरए का नाम है तो भैया मतलब ओ हो! मेल्टडाउन तो बहुत बुरी तरह से। अब ये जो पूरा फॉरेन फंडिंग का यूनिवर्स है, ये कितना बड़ा है? ये है जी 3.7 लाख करोड़ रुपीस का। पिछले 10 साल के अंदर 3.7 लाख करोड़ रुपए इस देश के अंदर आए हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे जो ये 3.7 लाख करोड़ है सब बकवास है। कई जगहों पे हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और ये सब चीज़ें बनाई गई हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अच्छा भी काम भी होता है। लेकिन इस चक्कर में फिर प्रोसेलिटाइजेशन मतलब रिलिजियस कन्वर्जन्स और ये सब चीज़ें भी होती हैं। अब देखिए कई लोग एक-एक चीज़ सोनम वांगचुक के बारे में बोलते हैं। देखिए सोनम वांगचुक का सेकमॉल करके जो इनका स्टूडेंट्स एजुकेशनल कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख करके इसकी जो लाइसेंस था, इसके पास एफसीआरए का इसकी जो एनजीओ है, उसका लाइसेंस कैंसल किया था 2025 सितंबर के अंदर। ठीक है जी? तो ऑब्वियसली खुज तो बहुत मची होगी, साला यार भैंस के यहाँ लाइसेंस ही कैंसल कर दिया, पैसे कहाँ से आएँगे? आप देखिए यार डायरेक्ट कनेक्शन बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप देखिए जिस तरह से जैसी ही एफसीआरए की बात हुई, सोनम वांगचुक आके खड़ा हो गया यहाँ पर। मैं अनशन पे जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। अब कहने को तो ये एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन एजुकेशन के अंदर क्या होता है? एफसीआरए होता है। तो ये चीज़ भी आपको एक एक कहीं न कहीं एक छोटा-सा कनेक्शन है। वांगचुक की अपनी जो डायरेक्ट एफसीआरए की हिस्ट्री है, वो भैया कहीं न कहीं कुछ दिखाती है कि यार कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर एफसीआरए का क्रैकडाउन और जो बिल्स और ये सब चीज़ें लाने की बात हुई और ये एकदम से प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। ठीक है जी? और ये आपको पता ही है उसके बाद फॉरेन कनेक्शंस तो बड़े सारे हैं, 1-2 के बारे में आज आपको बताऊँगा। अब 20 तारीख जुलाई कोई ऑर्डिनरी डेट नहीं है, क्योंकि उसी दिन पे पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन भी खुल रहा है। ईडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एटीएस की इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, एफसीआरए के ऊपर क्रैकडाउन होने वाला है एंड वांगचुक की अपनी ऑर्गनाइजेशन जो एफसीआरए का लाइसेंस खो चुकी है। क्या आप मुझे बोलेंगे कि कोई इसमें कनेक्शन है नहीं? बाकी मैं आप देखिए मैं तो सिर्फ़ आपको चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी कनेक्शन आप जो मर्ज़ी निकालिए। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, एनजीओज़ हैं, लॉयर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये वही लोग हैं। ये जितने भी ये इनके जो सीफा, पीफा, चीफा जितने से इस बना रखे हैं, ये वही लोग हैं जो इस एफसीआरए से पैसे लेके उल्टे काम करते हैं हमारे देश के अंदर। ये वही लोग हैं जो एनजीओज़ के डोनेशन के हिसाब से अपनी दुकानें चलाते हैं। तो ये बड़ा क्लियर है कि साहब कोई ना कोई कनेक्शन तो बड़ा सिंपल है कि दिख रहा है यहाँ पर। अब देखिए कॉकरोच जनता पार्टी की जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, किस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी उठा एकदम ये वो दिस दैट। लेकिन एक चीज़ हुई। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये हमारे विजय पटेल साहब ने निकाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको ज़रा ये थोड़ा उनके ट्वीट देखिए तो आपको दिखेगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ। सबसे पहले सीजेपी के स्पोक्सपर्सन फ्रेंड ऑफ उमर खालिद सौरव दास नॉर्वे गए थे किसके लिए? टू अटेंड अ 2 डेज़ मीटिंग ऑन वर्ल्ड एक्सप्रेशन फोरम। द थीम वाज़ द ईयर ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, अच्छा। ये बैठे हैं बीच में यहाँ पर, ठीक है जी। ये देखिए जी, यहाँ पर बैठे हैं जी, यहाँ पर बैठे हैं जी, यहाँ पर बैठे हैं जी। अब ये रेजिस्टेंस किस चीज़ की है? तो आपको पता ही है, ठीक है जी। उसके बाद आप देखिए ये छमिया जो नाचती रहती है प्रेस फ्रीडम फ्रीडम, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी ये चीज़ों के बारे में, ये कहाँ की है साहब? ये भी नॉर्वे की है। अच्छा कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। अब देखिए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और बताई इन्होंने जो वीपी ऑफ दागास्टोय हैं क्या दाग साविसिन, ठीक है जी। तो अब देखिए कौन पूरा कनेक्शन निकल के आता है भाई। नॉर्वे नॉर्वे में बेवकूफ़ी होती है, उसके बाद सब कुछ होता है।
तो नॉर्वे को तो साहब आप जानते ही हैं कि ये बड़े उल्टे-सीधे काम यहाँ पर करते-करते हैं। ठीक है जी? ठीक है जी? अब मैड्स नेगार्ड इज़ द चेयर ऑफ WEXFO, सीईओ, वीपी ऑफ डागा सावियन और व्हाटएवर। ठीक है जी? ये साहब हैं। ठीक है? ये जो वर्ल्ड एक्सप्रेशन फोरम बना चलाते हैं, ठीक है जी? वर्ल्ड एक्सप्रेशन फोरम का ये देखिए WEXFO के ये चेयरमैन साहब हैं। आंटी जी उनके लिए काम करती हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए भैया यहाँ पर भी कुछ कनेक्शन दिख रहा है। ठीक है? कनेक्शन बड़ा क्लियर है साहब, कोई इसमें वो डाउट नहीं दिखता, बड़ा क्लियर से आपको ये दिख रहा है कि देयर इज़ समथिंग हियर। ठीक है जी? नाउ देखिए, ये एक बंदा है क्या, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, ट्रांसपेरेंसी, लिटिगेशन, डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशन, ये छपरी, ठीक है, एक नंबर का छिछुंदर दिखने वाला, ये अब दुनिया को सिखाएगा और भारत को सिखाएगा कि भाई किस तरह से डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी चलानी पड़ती है। ठीक है जी? तो ऑर्गेनाइजेशन कोई इलेजिटिमेट नहीं है। ये इसमें यहाँ पर जाना भी इलेजिटिमेट नहीं है, लेकिन इन जगहों पे क्या होता है, ये सब चीज़ें हमको पता है। किस तरह से इन लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करी जाती है, किस तरह से इनको यहाँ लाया जाता है कुछ कुछ चीज़ें करने के लिए, आपको समझ में पूरी तरह आता है। ये चीज़ हमने बार-बार देखी है। ठीक है? ईयर ऑफ रेजिस्टेंस भैया, इसके आगे क्या बोलें, और इसके अंदर देखिए क्या है, नैरेटिव वॉरफेयर, नैरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्योंकि यहाँ पर कनेक्शंस किसके होते हैं? जर्नलिस्ट के, एक्टिविस्ट के, पब्लिशर्स के, लॉयर्स के, एकेडमिक्स के, फाउंडेशंस के, डिजिटल राइट ऑर्गेनाइजेशंस के और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के। तो कर लीजिए 2+2 4, आपको वहीं पे दिखता है कि साहब नॉर्वे में जब मोदी साहब गए और ये जो छमिया एक वहां पर खड़ी हो गई सडनली, तो आपको दिखता है फिर क्या है। ठीक है जी? नाउ मोदी का इंसिडेंट जो हुआ, दिस इज नॉट ऑफ द गैप, तो कहीं ना कहीं ये एक कुछ ओपनिंग शॉट फायर करने वाले थे। ठीक है जी? एफसीआरए का कनेक्शन देखिए, वहां पर क्रैकडाउन, अमित शाह की अनाउंसमेंट, सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट, उसका अपना एनजीओ का एफसीआरए कैंसिल होना, ये सब चीजें अगर आप मुझे बोलते हो कि कहीं ना कहीं कोई कनेक्ट नहीं है, सब इंटरनेशनल प्रेशर सिस्टम ऐसे ही चलते हैं। फॉरेन फाउंडेशंस और इंस्टीट्यूशंस होती हैं, वो ग्रांट्स देते हैं, फेलोशिप्स देते हैं, कॉन्फ्रेंसेस देते हैं, ट्रैवल सपोर्ट और ये सब देते हैं। आपकी यहाँ पर एनजीओज को कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, यहाँ पर जर्नलिस्ट और ये सब को कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, इनकी लॉयर्स और राइट्स ग्रुप्स को खड़ा कर देते हैं, जो देख रहे हैं हम वहां पर खड़े होकर चू चू करते रहते हैं। अब ये तो काम ऑफ कोर्स एजेंसीज का रहेगा, किस तरह से इसकी इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करी जाए और किस तरह से क्या करा जाए। बट देखिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने तो काम शुरू कर दिया है, क्योंकि एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का रोहिंग्या की तरफ अगर इस टाइम पे आपको फोकस दिख रहा है, तो साहब कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। तो ये है कि साहब एफसीआरए पे क्रैकडाउन ऑलरेडी शुरू है, बिल आएगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स, अगर आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट करना चाहें, प्लीज यूज द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।